ये इस साल का प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है ना। और इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है ना। समृद्धि एक ऑनलाइन स्टोर चला रही है और हैंडीक्राफ्ट जो है वो बेचती है, होम डेकोर आइटम्स पूरे इंडिया में। फेस्टिव सीजन के दौरान उसने एक एक्सपीरियंस करा, एक अच्छी खासी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। टाइम से डिलीवरी करने के लिए उसने एक फैसिलिटी ली अपने आसपास, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब था, उसके आसपास उसने एक जगह ले ली। गुड्स वहां पर रिसीव्ड होते थे आर्टिजन से, प्रॉपरली सॉर्टेड होते थे, पैक किए जाते थे और सेफली उसको रखा जाता था जब तक कि वो कस्टमर तक ना पहुंच जाए, गोदाम टाइप चीज के अंदर। जो फैसिलिटी है वो हेल्प करती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी वो उसने चीज ली, खरीदी या किराए पे ली, वो चीज उसके प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाती थी, मॉइस्चर चोरी हो जाए उन सबसे बचाती थी। समृद्ध ने नोटिस करा कि मेंटेनिंग मैं जो रख रही हूँ उसमें फैसिलिटी ऐड करती है मेरी थोड़ी ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब जो मैं भाई ये जो मैंने चीज खरीदी है इससे मेरा थोड़ा पैसा तो बढ़ गया है ऑब्वियसली। तो कंसीडर कर रही है कि क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए इस पे, या फिर उसे डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को देते देना चाहिए। तो कौन सी ऑक्सिलरीज जो है ना वो उसको रिलेट कर रही है ट्रेड करने में, इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वेयर हाउसिंग। क्यों? आप इस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि वेयर हाउसिंग का काम जनरली गुड्स को सेफली स्टोर करना, पैक करना और डिस्पैच करना होता है। तो इस केस में वो जो फैसिलिटी देख रही है वो वेयर हाउसिंग है, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाता है। एक बड़ी सी आईटी कंपनी है, नाम है उसका, उसने एक इंटरनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करा जो सिर्फ उनके स्टाफ के लिए। और उस प्लेटफॉर्म में एम्प्लॉय जो है वो लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी स्लिप्स मांग सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट के साथ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ। कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा एक डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम जहां पर एम्प्लॉयज अर्न करते हैं पॉइंट्स जब वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और मेंटेन करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, जो बाद में जाके उन्हें थोड़ा बेनिफिट देती है। तो मैनेजमेंट बिलीव रखती है कि इस सिस्टम से हम ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, इससे पेपर वर्क भी थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन हाईलाइट हुई है ऊपर, B2B, B2C, B2E, E2B, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। बिजनेस टू एम्प्लॉय, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय से ई बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, समझ रहे हो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को पार्सनी देता है राइट टू फीमेल मेंबर्स टू ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस, सही है ये कहा गया असर्शन। फीमेल कहता है फीमेल कर्ता को नहीं बन सकती एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ये इसका रीजन है। पहली बात तो फीमेल का भी पूरा अधिकार है कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बने, लेकिन नए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि फीमेल भी कर्ता बन सकती है। होलसेलर जनरली टाइटल लेते हैं गुड्स का और बियर करते हैं सारा बिजनेस बाय परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स इन देयर ओन नेम। आपको पता है कहीं ना कहीं होलसेलर अपने हिसाब पे ही चलाते हैं, बहुत सारा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, ये बात सही है। होलसेलर टाइटल लेते हैं गुड्स का और बियर करते हैं बिजनेस का पूरा रिस्क, जो भी बिजनेस चला रहा है। बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ से होलसेलर का। वहीं पे जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स कह सकते हो आप इसे, जो सारा पर्सनल सेलिंग करते हैं, जो सेलर जो बेचने वाले हैं, पर्सनल सेलिंग में अपना एफर्ट लगाते हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। दोनों सही है ये, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बहुत बढ़िया सवाल, रिटेन अर्निंग से रिलेटेड। इट रेफर्स टू ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, तो रोक के रखा जाता है। इट रिप्रेजेंट द फंड बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, भाई जो भी पैसा हम उधार लेते हैं बैंक से या बिजनेस के बढ़ावे के लिए, नहीं, ये कहलाता है सेल्फ फाइनेंसिंग। भाई जब भी बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा कमाता है कंपनी, तो वो सारा पैसा शेयर होल्डर को ना बांट के कुछ पैसा अपने पास रख ले, वो रिटेन अर्निंग कहलाता है, ताकि कल को भविष्य में खुद को जरूरत पड़े तो काम आ सके। ऑप्शन सी सही है। या फिर इट इज द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम इशूइंग न्यू शेयर, बिल्कुल गलत है। नए शेयर इशू करोगे, नया पैसा आएगा, नई कैपिटल आएगी। जो पैसा आप अपने पास खुद के लिए बचा के रख रहे हो अपने भविष्य के लिए, वो रिटेन अर्निंग कहलाता है। एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है पूरे इंडिया में, अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक स्पेशल एक्ट, जब भी कभी स्पेशल एक्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बनाती है
तो वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? LIC, ठीक है ना। और ये एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर, ऑब्जेक्टिव, जिम्मेदारी, और एंजॉय करते हैं फाइनेंशियल आजादी। उसकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है और अपने खुद के नाम से वो स्यू कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं सरकार के द्वारा और वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपने ऑपरेशंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेलवे ये सब आ जाते हैं मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देखना। कह रहा है भाई इस इमेज को केयरफुली देखो और आपको कह रहा है कि ये जो इमेज आप देख रहे हो बहुत आसान हो गया बेटा ये। अब देखो आप लोग ध्यान से देखो, जैसे ये बनारसी साड़ी है, ठीक है ना, और आपने मैसूर का सिल्क पड़ा होगा। कोल्हापुरी चप्पल है क्या यहाँ पे? है कोल्हापुरी चप्पल कहीं चलो नहीं इस्तेमाल नहीं करी यहाँ पे। सोलापुर चद्दर की इस्तेमाल करी है। चंदेरी की फैब्रिक, ठीक है ना, चंदेरी की साड़ी कहा जाता है जिसे, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से नाम है ना। तो कह रहा है कि ये जो नाम है ये कौन सा IPR दिखाता है? ऑप्शन ए पेटेंट दिखा रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दिखा रहा है, ट्रेडमार्क दिखा रहा है, डिजाइन दिखा रहा है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे आप अपने नाम पे किसी भी चीज के लिए राइट खरीद लेते हो। ये भी एसेट्स ही होती हैं जो आप किसी इलाके के नाम से रिलेट करती हो। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ध्यान समझना। कहता है बिजनेस के जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। सही बात है। तो क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? कि जो बिजनेस के लोग हैं वो उनके अंदर अगर अच्छा गुण होगा तो वो कंट्रोल रखेंगे सोसाइटी के संसाधन पर और अलाउ करेंगे वो अच्छे डिसीजन ले सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये बात भी सही है, लेकिन ये अच्छे बिहेवियर होने का रीजन थोड़ी ना है। ये तो ये बता रहा है कि अगर वो अच्छे गुण हैं उनके अंदर तो वो समाज में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, समाज का भला होगा। लेकिन इससे ये कहां से कहा जा रहा है कि वो अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं? तो क्या रिलेशन बन रहा है, समझ रहे हो? मतलब बिजनेस पर्सन अगर उनके पास अच्छा गुण है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं सोसाइटी के संसाधन को, अगर वो सोसाइटी के संसाधन को कंट्रोल करें तो वो अच्छे डिसीजन और समाज का भला कर सकते हैं। तो यहां पर तो समाज के भले की बात हो रही है, संसाधन को कंट्रोल करके नहीं, गुण की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर कैसे हो सकता है? तो असर्शन रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों, वो बात भी सही है वो बात भी सही है। चलो आगे। टू इस्टेब्लिश एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कुछ कैपिटल की जरूरत होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस सीक्वेंस में आपको डालना है, आसान है बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो इसको। देखो आपको पता है सबसे कम पैसा किसमें लगता है, लेकिन सोल के बाद प्राइवेट नहीं आएगी, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन जो है वो एक स्मॉल कैफे चला रहा है कॉलेज कैंपस के बाद। जितने भी कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कैशलेस पेमेंट करने के लिए। ट्रांजैक्शन अमन ने स्टार्ट करा, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पैसा लेता है कस्टमर से, ठीक है ना, QR कोड के जरिए। कोई बैंक की डिटेल कुछ भी जरूरत नहीं है। किस तरीके का पेमेंट जो है डिजिटल यूज किया जा रहा है उसके द्वारा बताओ। ओहो, देखो इसमें तुम दो में कंफ्यूज हो रहे होगे, बी तीन में हो सकते हो वैसे तो, बी और सी और डी, क्योंकि मोबाइल वॉलेट्स भी जैसे पेटीएम पे वॉलेट नहीं चलता, फोन पे वॉलेट चलता है, वो भी है, लेकिन वॉलेट तो खैर नहीं होगा। चलो क्या कहोगे इसे आप? मेरे भाई ये ऐप था, ठीक है। यूपीआई एक QR कोड होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यूपीआई में आप स्कैन करते हो डायरेक्ट पैसा हो जाता है, लेकिन BHIM जो है ना वो एक ऐप है, समझ रहे हो, ध्यान रखना। बाकी इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है ओरिजिन का और उसके बारे में स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? विच स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, मतलब जिस जगह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहां से वो बन रहा है। भाई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है? कहता है ये कंट्री इन विच गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सही बात है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जहां से वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां का सर्टिफिकेट। ये एंटाइटल करता है इंपोर्टर को कि वो टैरिफ कंसेशन ले सकता है। टैरिफ कंसेशन मतलब टैरिफ पे छूट ले सकता है, कंसेशन ले सकता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये उसको बताता है भाई अलग अलग देश का होता है, वहां पर अलग अलग इंपोर्ट जब आप करते हो, बाहर से लेते हो, तो वहां से ऑब्वियस सी बात है आपको हो सकता है टैरिफ कम देना पड़े, ज्यादा देना पड़े, तो डिपेंड करता है ना कि वो कहां से आया है गुड्स। ये भी बात सही है। इट एंश्योर दैट
ओनली क्वालिटी ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। ये बताता है कि सिर्फ क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस कंट्री से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये कैसे बताएगा है? ये थोड़ा ना बताएगा कि किस क्वालिटी, भाई अच्छा मतलब वो कोई देश है तो इसका अच्छा ही क्वालिटी दे रहा होगा क्या वो? ये कैसे बता देगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? ऑप्शन सी है इसका। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको ये बताता है कहां से आ रहा है, लेकिन वो ये थोड़ा ना बताएगा किस क्वालिटी का आ रहा है, कि वो इस क्वालिटी का तो हाँ तो पक्का इसी देश से होगा। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज गुजरात और राजस्थान की एंशिएंट टाइम में क्या कहलाती थी? भट्ट का मतलब पोएट होता है मेरे भाई। बाकी मुल्तानी लोग पंजाबी साइड के होते हैं, ध्यान रखना। और महाजन इसका आंसर है, गुजराती। और 13वें में डिवेंचर है। डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। ए का थर्ड ऑप्शन बी है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इस तरीके से चीजें थी ये। तो करेक्ट चुनो इसका। ये एंटरप्राइजेस है जहां पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है। कह रहा है ये प्राइवेटली ओन करी जाती है और ऑपरेट की जाती है स्मॉल स्केल में, जहां पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है। एमएसएमई स्टेटस जो है ना किसी भी एंटरप्राइजेस का, वो बेस्ड होता है उसके साइज पे, या इट रेफर्स टू द बिजनेस दैट प्रोवाइड ओनली एग्रीकल्चरल सर्विस इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन डी तो गलत है, ठीक है ना? सही है, प्राइवेटली ओन करा जाता है और छोटे स्तर पर चलाया जाता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। चलो अगला, इंडियन रेलवे कौन सा है? गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? अभी ऊपर ही बता दिया था मैंने आपको। चलें आगे। आइटिनरेंट ट्रेडर कल ही पढ़ा था अपन ने, है ना? कौन सा इनमें से नहीं है? छोटे ट्रेडर है जो ऑपरेट करते हैं लिमिटेड संसाधन के साथ, नॉर्मल डील करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ, इनके पास स्मॉल साइज शॉप होती है और स्मॉल इन्वेंट्री होती है प्रोडक्ट की, या ये गुड्स को डोर स्टेप तक भी प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शन सी हो सकता है इसका थोड़ा गलत हो बेटा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोई छोटी दुकान नहीं होती है। इनमें से कौन सा बिजनेस एथिक नहीं है? छोटे समय में अगर आपको प्रॉफिट लेना है, वो आपका बिजनेस एथिक्स नहीं है। 18वां कहता है इनमें से कौन सी चीज एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट करती है? कौन सी स्टेटमेंट? कौन सा पॉइंट नहीं है इसमें? स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी तो नहीं होती है, ठीक है ना? लॉफुल बिजनेस होता है, इनोवेटिव होता है, सारी चीजें हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है जी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। शिपिंग कंपनी जो होती है ना, वो इशू नहीं करती बिल ऑफ लेडिंग अनलेस इट रिसीव। बेटा ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो ये मेट रिसिप्ट होती है, इसके बारे में समझा देता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो शिपिंग कंपनी जो होती है वो मेट रिसिप्ट के बाद बिल को लेडिंग इशू करती है, ध्यान रखना। ये अभी पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आप ध्यान रखना। चलो 20वां लास्ट है ना इसका। लास्ट वाले का क्या लिखा? इक्विटी शेयर होल्डर सूटेबल है इन्वेस्टर के लिए जो अज्यूम करते हैं रिस्क फॉर हायर रिटर्न, या इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए ठीक है जी इसका। मेरे भाइयों, इसका जो सेक्शन 21 वाला है ये क्वेश्चन, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसको फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एमसीक्यू वाले सेक्शन सारे कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की और ये हमारा सेक्शन बी है एक तरीके से, ठीक है? अगर मैं पेपर की बात करूं तो 1 से लेकर 20 तक आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर 21 से 24 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि 21, 22, 23, 24, यानी कि 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर 25 से 30 यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के, और लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी खासी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमसे क्या पूछता है, ध्यान से समझना भाई। ये कहता है कि वाई आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो उस बिजनेस के लिए जो आपका आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो क्यों ज़रूरी है? अब भाई आप बिजनेस चला रहे हो, कुछ नई चीज़, आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नया आइडिया लाते हो, वो कोई भी कॉपी कर ले, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, वो बची रहे, इसलिए आप आईपीआर, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। तो कहता है क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम बात कि आईपीआर इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग लीगल राइट्स ले सकें जो हमारी क्रिएशन या इनोवेशन को बचाता है। फायदा इसका यही है कि हमारी इनोवेशन की प्रोटेक्शन करना, है ना? नए आइडिया होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, नए ब्रांड के नेम्स होते हैं, ये कोई और कॉपी ना कर ले, उससे बचना।
दूसरा, इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है। अब आपको पता है आप कुछ भी नया बनाओगे कोई भी इसे कॉपी कर सकता है और आपको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी, तो आप इनोवेशन नहीं करना चाहोगे ना, आपको छोड़ो क्या फायदा, सबका कॉपी कर लेते हम। तो एक मन में मोटिवेशन आना, क्रिएटिविटी आना, इनोवेशन आना आईपीआर से ही होता है, बंदा मोटिवेटेड होता है। तीसरा, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और प्रॉफिट मिलता है। भाई सिंपल सी बात है, जो भी बिजनेस है जिसने कुछ क्रिएटिविटी चीजें करी है तो वो इससे अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, और कोई अगर उसकी चीज को कंज्यूम करना भी चाहेगा, यूज करना भी चाहेगा, तो वो उससे उस राइट को देने के बदले पैसा चार्ज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन के 3 राइट्स को पढ़ा है बड़े अच्छे से। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कहता है कि स्पेसिफिक स्टेप्स बताओ जो एक बिजनेस ले सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब एक बिजनेस है ऑलरेडी और वो अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहता है, वो अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहता है। कैसे बचाएगा? भाई वो कोशिश करे कम से कम पोल्यूशन हो, कोशिश करे जो भी उसका संसाधन है उसके पास, बिजली, पानी, कच्चा माल, इसका बेहतर इस्तेमाल करे जिससे वेस्ट ज्यादा ना हो, रिसाइकलिंग करे और वेस्ट मैनेजमेंट करे। मतलब जो भी चीज वो बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वो वेस्ट मैनेजमेंट से ना हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा संसाधन बन तो रहे हैं बट वेस्ट भी ज्यादा हो रहा है, और चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करो ताकि एनवायरनमेंट में ज्यादा नुकसान ना हो। और कोशिश करो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करो जो फिर से रिन्यू हो सकती है। जैसे कोल, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यू नहीं होते, एक बार यूज करते हो खत्म, इससे पॉल्यूशन भी फैलता है। तो ऐसे संसाधनों का यूज ना करें। तो 22वें का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट के बारे में मतलब बिजनेस एथिक्स के बारे में बताओ। बिजनेस एथिक देखो सिंपल है, मॉरल प्रिंसिपल होता है बिजनेस का कि बिजनेस को कैसे बिहेव करना चाहिए। एक गाइड करता है, वैल्यू होती है, कुछ प्रिंसिपल्स या वैल्यूज होती है जो गाइड करती है कि कैसे एक बिजनेस का बिहेवियर होना चाहिए जब भी वो अपने बिजनेस की एक्टिविटी करे। कैसे? ईमानदारी और फेयरनेस रख के, अपनी जिम्मेदारी समझे कस्टमर और एम्प्लॉय और सोसाइटी के बदले, कि भाई मैं समाज में कोई सामान प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये बढ़िया से प्रोवाइड करना है, मैं अपने एम्प्लॉय को खुश रखूं, मैं अपने कस्टमर्स को खुश रखूं, ये जिम्मेदारी है। और बिजनेस जो है, बिजनेस एथिक्स अगर करता है, एथिक्स अच्छे से मनाता है, तो उसका ट्रस्ट, गुडविल और लॉन्ग टर्म सक्सेस बढ़िया है। इसीलिए लोग बिजनेस एथिक्स पे ध्यान देते हैं। 23rd क्वेश्चन, बिजनेस रिस्क और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो। बिजनेस रिस्क क्या भाई? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। भाई आज आपने बिजनेस शुरू करा तो मे भी हो सकता है भविष्य में उसका नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। तो बिजनेस रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी हो जाना लॉस का या कम प्रॉफिट हो जाना, किस वजह से? अनिश्चितताओं, कल को क्या होने वाला है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, कल को कुछ भी अनिश्चितता हो गई, मतलब कुछ भी हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, उस वजह से लॉस हो जाना या प्रॉफिट कम होना, इस सबके चांसेस को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब बिजनेस रिस्क के उसने बोला इसके टाइप्स बताओ। तो नेचुरल रिस्क जो प्रकृति से हुआ हो, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, प्रकृति की वजह से। ह्यूमन रिस्क मतलब आपके जो वर्कर हैं, या कहीं चोरी हो जाए, या आपका वर्कर फ्रॉड कर दे आपके साथ, या फिर स्ट्राइक पे चले जाए एम्प्लॉइज आपके साथ, तो इससे भी नुकसान पड़ सकता है। इंसानी कारण, इकोनॉमिक कारण मतलब मार्केट की कंडीशन, डिमांड सप्लाई में फर्क पड़ जाए, जैसे जो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी डिमांड खत्म, चांस हो गया बिजनेस रिस्क का, है कि नहीं? तो ये इसके टाइप्स हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करें, उसने कहा भाई इसके ऑपोजिट में कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बिजनेस रिस्क। मतलब इसमें भी बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन कर दो। क्या? कि बिजनेस रिस्क अनसर्टेन है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस है मतलब रिस्क है, तो रिस्क तो पार्ट ही है बिजनेस का, और प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है रिस्क लेने का। बाकी आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो। द बिगर यू ग्रो द बिजनेस द बिगर रिस्क कैन बी हैपन। बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 है भैया अपना कैश क्या कहते हैं, केस स्टडी है अपनी। तो गरिमा, गरिमा एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है और प्रोड्यूस करती है वो स्कूल की यूनिफॉर्म। जब एडमिशन का सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस मांग आती होंगी, तो उसने कच्चा माल एक्स्ट्रा खरीद लिया और टेम्पररी वर्करों को भी पैसा दे दिया, लेकिन जो उसका पास फंड है वो इतना नहीं है। तो अब उसको पैसा चाहिए, यानी कि लोन वोन चाहिए। बैंक के पास गई, बैंक ने अलाउ करा कि हम तुम्हें जो है कुछ टाइम पर एक फिक्स लिमिट में सिक्योरिटी तुम जो जमा करा रही हो उसके बदले तुम्हें कुछ टाइम में हम पैसा देते रहेंगे, और रॉ मटेरियल या फिर जो भी है स्टॉक के बदले। हाँ, और उसके बदले तुम्हें फिर ब्याज भरना पड़ेगा। और वो एक्चुअल में विड्रॉ करती है नॉट द एंटायर लिमिट, मतलब उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट निकाला, पूरा एंटायर लिमिट नहीं निकाला।
बाकी किस तरीके की बैंक सर्विस दी है उसको, तो बैंक ने जो सर्विस दिया वो कैश क्रेडिट दिया है, ठीक है ना, मतलब कैश का उधार दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है जिसमें बैंक जो होता है ना वो अलाउ करता है एक बिजनेस को कि थोड़ा पैसा आप निकाल लो एक लिमिट तक, ठीक है ना, जो भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपने कच्चा माल या स्टॉक या सिक्योरिटी जो भी है, मतलब कोलेटरल के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत एक लिमिट तक लोन लेने का मौका मिल सकता है। फीचर क्या है कि इसमें आप कुछ कुछ टाइम पर, जब तक आपकी जितनी लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट आपकी 30 है, आपको जरूरत 10 की पड़ रही है, 10 निकालिए, फिर 5 और निकालिए, फिर ऐसे उस लिमिट तक निकालिए, तो एक ये फीचर है। दूसरा कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो सिर्फ जितना एक्चुअल में विड्रॉ करा उस पे ही लगता है, पूरी एंटायर लिमिट पे नहीं लगता। मतलब 30 की लिमिट है, 10 निकाला तो 10 पे ब्याज भरना है, बस वो चीज है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। मिस्टर अर्जुन जी जो हैं वो ओन करते हैं एक टेक्सटाइल की दुकान, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की, ठीक है ना, जिसपे इंश्योरेंस करा रखा था 10 लाख का फायर के अगेंस्ट, फायर डैमेज होगा। एक रात को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, छोटा सा फायर आ गया, और फायर बाद में पता चला कि लेटर एक्सटिंग्विश बाय द फायर डिपार्टमेंट, बाद में अग्निशमन यंत्र, मतलब वो फायर, वो भोपू बच के आते नहीं, गाड़ी आई उसने आग वाग बुझाई। बट जो वाटर है वो जनरली जो यूज किया गया था उससे ज्यादा कपड़े डैमेज हो गए, जो भी वाटर यूज किया था कपड़ा खराब हो गया। जब अर्जुन ने फाइल करा क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी एग्री करी कि भाई एक्चुअल में जो तेरे को लॉस हुआ सिर्फ हम उस पर भरेंगे, नॉट द टोटल इंश्योर्ड अमाउंट। जो भी तेरे को, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का इंश्योरेंस कराया सिर्फ, और तेरा खर्चा हुआ 5 का, तो हम 5 रुपए देंगे, 10 नहीं देंगे तुझे। तो कहता कौन से दो प्रिंसिपल यहाँ पर इलस्ट्रेट करे गए उनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ध्यान रखना कि सारे आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। देखो कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है भाई। कौन से दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, समझते हैं इसको। देखो प्रिंसिपल ये क्या स्टेट करता है, जो इंडेमिनिटी का होता है कि हम उसको, उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ है सिर्फ वही भरेंगे, पूरा अमाउंट उससे ज्यादा नहीं भरेंगे। 10 का इंश्योरेंस कराया है और नुकसान 5 का हुआ तो 5 ही भरेंगे ना भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है कि जो एक्चुअल कॉज है लॉस का वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, पता लगाने के लिए कि क्या ये हमारे इंश्योरेंस के अंदर आता है नहीं आता। तो जो लॉस था वो कवर करा गया फायर के द्वारा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसका मतलब कि हाँ भाई इसने आग लगने का इंश्योरेंस कराया था और उसी का नुकसान हुआ है, तो ठीक है, प्रॉक्सिमेट कॉज है, जिस चीज का उसने इंश्योरेंस कराया था उसी चीज का कारण बन के आया है, तो हम उसको फिर इंश्योरेंस देंगे, फिर वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये दो बढ़िया तरीके के प्रिंसिपल ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ कॉमर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। तो कौन सा पार्ट है कॉमर्स का और इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है कॉमर्स दो टाइप के होते थे, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पार्ट ऑफ कॉमर्स है ट्रेड। क्यों? क्योंकि ट्रेड में आप क्या करते हो, गुड्स को खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है ना। अब देखो समझो, ट्रेड मतलब होता है चीजों को खरीद के कहीं और बेच देना, और ये काइंड ऑफ सर्विस ही है। आप इसमें गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हो, ये प्रोडक्शन नहीं है, दिस इज ट्रेड। तो उसने बोला था ये कौन सा पार्ट है कॉमर्स का, तो ये ट्रेड है, क्योंकि यहाँ बाधाएं की बात नहीं हो रही। उसने बोला कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना, तो ट्रेड है भाई। सामान बन गया और सामान यहाँ बिकना है, कस्टमर पे पहुंचना है, तो ये पार्ट कौन सा है, तो भैया ये पार्ट अब ट्रेड है। यहाँ पर अब लोग खरीदेंगे, दो ज्यादा में बेचेंगे, फिर दो ज्यादा में खरीदेंगे, दो ज्यादा में बेचेंगे, दो ज्यादा में खरीदेंगे, दो ज्यादा में बेचेंगे, तो दिस ऑल पार्ट इज ट्रेड। ठीक है ना। और ट्रेड आपको पता है दो तरीके के होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपके खुद के देश के अंदर, और एक्सटर्नल ट्रेड जो आप दो देशों के बीच में करते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट मतलब क्या होता है, एक देश से खरीदा दूसरे देश में लाया और तीसरे देश में बेच दिया। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीज इंडस्ट्रीज आर, ये और वाला है इसका, कहता है दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द in producing goods through processing of raw material and thus creating form utilities। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हो क्या रहा है, देखो ध्यान समझो, हम कच्चे माल का प्रोसेस करते हैं और उससे यूटिलिटी बनाते हैं, मतलब अब वो आगे जाके लोग उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा कर सकते हैं, यानी कि वो अब यूटिलिटी है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, तो वो फॉर्म कर रही है यूटिलिटी। तो बोल रहा है कि ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो गुड्स जो है वहां से उठाती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, कैसे, प्रोसेस करके। तो प्रोसेस करके गुड्स बना के देना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है।
जहां पर क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो और यूटिलिटी बनाते हो, ठीक है। ये मैंने नोट्स जब कराया वहां पे लिखा भी है ये चीज। बाकी मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एनालिटिकल लिख सकते हो, सिंथेटिक और प्रोसेसिंग लिख सकते हो। एनालिटिकल जहां पर क्या होता था, एक मटेरियल में से बहुत सारे अलग अलग मटेरियल को निकाल के मार्केट में बेचा। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाला। सिंथेटिक क्या थी, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके नई चीज बनाई जाए, ठीक है ना। वो और फिर होती थी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे स्टेजेस में सामान बनता था ना, वो टेक्सटाइल, कपड़ों का इंडस्ट्री, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है एक वेल नोन ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर जापान में है और उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया, थाईलैंड एंड ब्राजील में सेट की है। कंपनी यूज करती है अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम को अपनी सारी ब्रांचेस के साथ, ताकि वो मेंटेन कर सके क्वालिटी स्टैंडर्ड, सब हर जगह सब बराबर से चीज़ें रहें। और जो उसकी इंडियन यूनिट है उसमें नॉट ओनली असेंबल्स व्हीकल्स बट ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करती है किसी और देश को करनी हो तो कंपनी इन्वेस्ट करती है हैवीली एडवर्टीजमेंट में और रिसर्च में, तो उसका ब्रांड जो है वो रिकॉग्नाइज करे पूरा वर्ल्ड। तो आपको कहता है अब इसमें से कुछ आंसर दो। सबसे पहला, किस तरीके का बिजनेस ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उसके 3 फीचर दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक कंपनी है 2-3 जगह बिजनेस चला रही है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सी चीज है। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ऑपरेट करती है 1 से 2 देशों में अपनी ब्रांचेस बनाकर। उसके फीचर की बात करें तो इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है, एक जगह मतलब 2 से 3-4 जगह देशों में अपना काम करना। और लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, लार्ज प्रोडक्शन सिस्टम चलता है। बाकी क्वालिटी स्टैंडर्ड भी जो यूनिफॉर्म रहते हैं, हर जगह सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड रहते हैं। और एक ब्रांड का जो रिकॉग्निशन होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, हर बंदा इसको छूटते नाम को पहचान जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है और उस बिजनेस फाइनेंस की क्यों इंपॉर्टेंस है। बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में पैसा चाहिए भाई। बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिंपल है कि जितना ही पैसा आपको चाहिए बिजनेस को ऑपरेट करने में, बड़ा करने में, एक बिजनेस की संस्था को। और फायदा क्या है भाई, जब आपको बिजनेस शुरू करना होता है तो क्या पैसा नहीं चाहिए रहता। बिजनेस फाइनेंस असेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए और आपको बिजनेस स्मूथली रन करता रहे उसके लिए, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन 28 का बी पार्ट था। कहता है बोरोड फंड्स का बताओ। डिबेंचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके का बोरोड फंड बता दो, डिबेंचर ही बता देना, ठीक है ना। तो उससे आपने बोला, उसने आपको बोला है कि बोरोड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स से होते हैं, मतलब बाहर से कहीं से लोन लिया और कुछ टाइम बाद आपको पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। डिबेंचर इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक डेप्ट इशू करती है कंपनी, मतलब आप डिबेंचर इशू करते हो, सामने वाली कंपनी आपको लोन देती है, उसके बदले आप डिबेंचर इशू करते हो और फिर क्या कहते हैं, आपको एक फिक्स टाइम पे, भले आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, इट डज नॉट मैटर, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, केस स्टडी आ गया फिर से। कह रहा है एक बड़ी सी टेक्सटाइल कपड़ों की कंपनी थी और लोकेटेड है छोटे टाउन के अंदर, और उसका जो ऑपरेट कर रही है वो सक्सेसफुली 20 साल तक अच्छा सा ऑपरेट करा। रिसेंटली उसने इको फ्रेंडली डाइज, मतलब कलर हो गए होंगे, और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को, ताकि वो क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन रोक सके, उसके लिए कुछ काम करा उन्होंने। कंपनी टाइम से अपना टैक्स वैक्स भी भर रही है, सारे रिक्वायरमेंट जो भी है सब पूरा कर रही है। कंपनी जो है क्या कहते हैं, द कंपनी रेगुलरली पे इट्स टैक्स, ठीक है। और जो भी लेबर एंड एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही है। और इन्होंने एक पब्लिक पार्क भी बना के दिया है ना, लोकल स्कूल में, ताकि एजुकेशन मिल सके जिनको विशेष अधिकार नहीं है उन बच्चों को। कुल मिला के कंपनी बढ़िया काम कर रही है ना। आपको कह रहा है कि इसमें अब देखो बोला गया, कह रहा है ऊपर केस पढ़ के बताओ, आइडेंटिफाई 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर टूवर्ड्स हुम द कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेक होल्डर का मतलब पता होना चाहिए। देखो, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। स्टेक होल्डर ऐसा समझ लो जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसे लोग जिनका बिजनेस से कनेक्शन हो, और शेयर होल्डर उसके मालिक होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स मतलब भाई आपके एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर है, आपके क्या कहते हैं कस्टमर स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, आपका सप्लायर्स, हर बंदा, क्रेडिटर जो आपको लोन दे रहा है, सब बंदे आपके स्टेक होल्डर है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू योर बिजनेस। तो ये सब लोग आपके स्टेक होल्डर है। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ग्रुप बताओ स्टेक होल्डर के, जहां पर आप जो कंपनी है वो अपनी सोशल जिम्मेदारी किन लोगों के टूवर्ड्स पूरी कर रही है। सरकार को टैक्स दे रही है टाइम से, पहला। दूसरा, समाज में लोगों के लिए पार्क वार्क खोल के दे रही है, तो देखो गवर्नमेंट और सोशल कम्युनिटी सोसाइटी। उसके बाद उसने बी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 जिम्मेदारी बताओ इनकी। तो 2 जिम्मेदारी क्या, सरकार के टुवर्ड्स क्या होती है, ईमानदारी से टैक्स भरते रहो,
ठीक है ना। और जो भी सरकार ने लेबर के लिए जो कानून बनाए हैं कि आप अपने बिजनेस में लेबरों के साथ गलत ना करें, उसके लिए बढ़िया काम करो। और समाज के प्रति क्या, एनवायरनमेंट को बचा के रखो, पोल्यूशन मत फैलाओ और समाज में भला करते रहो, एजुकेशन बढ़ाओ, इस तरीके से चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन ने पढ़ा था कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट और इंडेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो भी रिलेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से, लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं होता, एक बैंक होता है। बैंक इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों के केस में यूज होता था लेटर ऑफ क्रेडिट। भाई सामने वाला आप हो, आप सामने वाले से आप सामान खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप पे बंदा विश्वास कैसे करे, है ना, कैसे विश्वास करे। तो वो कहेगा कि भाई अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। आप अपने बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई एक्सपोर्टर जो बंदा मुझे माल बेच रहा है बाहर, उस बंदे को गारंटी एश्योर करके दे दो कि मैं पेमेंट कर दूंगा। आपका बैंक अगर आपको ट्रस्ट करता होगा वो दे देगा उसके बैंक को, और उसका बैंक उसको बताएगा कि भाई पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर जो प्लेस करता है इंपोर्टर विद एन एक्सपोर्टर, रिक्वेस्ट करता है कि क्या क्या गुड्स आप क्या कहते हैं स्पेसिफाइड कर दो, क्या क्या सप्लाई करने वाले हो। मतलब कुछ भी नहीं है, पहले तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं एक जानकारी बनती थी, ठीक है ना, एक इनवॉइस होता है, उससे पहले इंडेंट बनता है। मतलब एक इंडेंट एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो इंपोर्टर प्लेस करता है ना एक्सपोर्टर के साथ, और रिक्वेस्ट करता है कि ये गुड सप्लाई कर दो। उसके अंदर बताएगा मुझे ये चाहिए, इतना क्वालिटी में, इतना प्राइस, इतना डिलीवरी आइटम से, ये चाहिए, वो सारी बात, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ लेना, इंटरनेशनल ट्रेड में नोट्स बना रखे इसके, आगे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, देखो 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ गया, और ऑब्जेक्टिव बताओ। डब्ल्यूटीओ कुछ भी नहीं है, एक ऐसी संस्था है जिसने GATT को रिप्लेस करा था, ठीक है ना, और 1995 में रिप्लेस करा था। इससे पहले GAT चलती थी, उसको याद रखना। डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल संस्था है जो बिजनेस दो देशों के बीच में कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है बिजनेस दो देशों के बीच में बढ़िया से चले, वो दो देश अपने बीच में बिजनेस बहुत बढ़िया से चलाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज बढ़िया से फंक्शन करते रहे। मकसद क्या है डब्ल्यूटीओ के, फ्री और फेयर ट्रेड चले देशों के बीच में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े हर देश का। क्यों? क्योंकि जब हर देशों में सामान जाएगा तो बढ़ेगा। तो कोई प्रैक्टिकली बेटा ये बात नहीं है। डब्ल्यूटीओ कहीं ना कहीं जितने भी ये UN या WTO, ये सब कहीं ना कहीं USA के सपोर्ट में रहते हैं, और ये चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग में घुसे और उनको लूट ले, ठीक है ना। तो इंप्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंश्योर करना उनके यहाँ बेरोजगारी खत्म हो और संसाधन उनका अच्छे से इस्तेमाल हो, ठीक है ना। दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होगी तो WTO संभाल के देगा, ठीक है ना। और प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और दो देशों के बीच में क्या कहते हैं ग्लोबल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उनको इकट्ठा करेगा। कुल मिला के वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है और कंट्रोल करता है, गाइड करता है कि चलता रहे सब चीज बढ़िया से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है भाई ये कुछ फीचर्स हैं, इसको समझा दो कोऑपरेटिव सोसाइटी की। वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब भाई जब मन करे जब आ जाओ, जब मन करे तब चले जाओ, एनीवन कैन लीव एंड एनीवन कैन ज्वाइन, जब मर्जी उसके मन करे। लीगल स्टेटस क्या है भाई, लीगल स्टेटस कोऑपरेटिव एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिक बिजनेस अलग है, ठीक है ना। वो अपना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो अपने खुद के बिजनेस कंपनी के नाम से, समझ रहे हो, मालिक को बिजनेस अलग है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब भाई कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाए तो जितना उन्होंने पैसा डाला सिर्फ उसका ही नुकसान होगा, उसके अलावा कोई पैसा वो अपने घर से नहीं ला के देंगे। कंट्रोल, कंट्रोल क्या है भाई, कंट्रोल है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, एक बंदा एक वोट, जब भी बंदा हेड उनका चुना जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, समझ रहे हो। चलो इसके बाद या तो फायदे बता दो। फायदा क्या है भाई, वोटिंग राइट, अगर आप वोट दिलवा रहे हो तो फायदा है कि नहीं है, एक बंदा एक वोट है। लिमिटेड लायबिलिटी फायदा है भाई, बिजनेस ठप हो गया तो अपने घर से पैसा नहीं लाना पड़ेगा, सिर्फ जितना मिलाया था उतना ही जाएगा। एग्जिस्टेंस इसकी स्टेबल है, क्यों भाई, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं मालिक मरा बिजनेस खत्म, नया बंदा आ जाएगा, नया लीडर बना देंगे, परपेचुअल सक्सेशन चलता है इसके अंदर। दूसरा इकोनॉमी ऑपरेशन, भाई क्यों, ये नॉन प्रॉफिट मोटिव है इनका, NPO है एक तरीके से, मतलब इनका जो है मकसद बिजनेस में पैसा कमाना नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट कर देती है मिडल मैन को, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑपरेशन कॉस्ट मतलब इसको चलाने के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, समझ रहे हो। और इससे इससे चीजें इसमें चीजें ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, सस्ती पड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केस स्टडी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसने मोबाइल ऐप डेवलप करा और मदद करेगा ये फार्मरों की, ठीक है ना, डायरेक्टली बायर्स को सेलर से क्या कहते हैं सामान बेचने में मदद करेगा। इसके आइडिया को फुल स्केल बिजनेस में पहुंचाने के लिए उसको थोड़ा पैसा चाहिए कि भाई मैंने ये आइडिया रखा है, अब ये लोगों तक पहुंचे और बढ़िया हो, तो उसने अपना आइडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर करा, जहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं।
सेम टाइम पे एक बड़ा ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, वो इंप्रेस हुआ इसकी इनोवेशन से, उसने उसने इसे इन्वेस्ट करा कि भाई एक काम करो, जो है आप ऑफर मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस में इन एक्सचेंज ऑफ स्मॉल ओनरशिप, मुझे अपनी थोड़ी सी ओनरशिप दे दो आप इसी बिजनेस में और मेंटोरशिप दे दो, मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। रवि एक्सप्लोर कर रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक टू मीट इट्स इनिशियल एक्सपेंसेस। रवि ने सोचा कि मैं क्यों ना मतलब रवि एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या ऐसा कोई चांस है जहां मैं शॉर्ट टर्म लोन ले लूं बैंक से और अपने छोटे मोटे खर्चे शुरुआत के जो होंगे उसको चुका दूं। तो कहता है 3 अलग-अलग तरीके के डिफरेंट सोर्स बताओ रवि जो कंसीडर कर रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, रवि एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं कर रहा है क्योंकि आइडिया है उसके पास, ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन है ध्यान रखना। तो अब उसको पैसा चाहिए, तो कहां कहां से वो पैसा ले सकता है? तो पहला है क्राउड फंडिंग। क्योंकि क्या क्या उसने सोचा, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे ना, बोले कि भाई हम तेरे को थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। दूसरा एक एंजल इन्वेस्टर, मतलब अमीर बंदा बोला मेरे को थोड़ी बहुत तेरे से ओनरशिप चाहिए, मुझे थोड़ी सी ओनरशिप दे दे, चला बिजनेस, ठीक है ना। और तीसरा उसने सोचा बैंक लोन ले लेता हूँ, बैंक से थोड़ा बहुत मदद ले लेता हूँ। तो उसने यही चीज जो एक्सप्लेन करी वही बोला, बताओ क्या क्या एंटरप्रेन्योर जो था वो क्या क्या सोच रहा था पैसा लगाने के लिए, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो अगला है तो सिंपल बेसिक टाइप क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी तो पढ़ा अपन ने डिपार्टमेंटल स्टोर, एक ही डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही दुकान के नीचे बिक रहे होते हैं, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज रिटेल स्टोर होता है जहां पर वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एक ही छत के अंदर मिल जाता है। इसमें फीचर्स क्या है, इसके फायदे नुकसान के नहीं, फीचर्स की बात करेंगे तो ये थोड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन पे होता है, ठीक है ना। इसके अंदर अच्छी वैरायटी के गुड्स मिल जाते हैं, ज्यादा वाइड वैरायटी, अच्छी नहीं वाइड वैरायटी, ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, सबको एक ही बंदा मैनेज करता है, कहीं भी जाए बिल एक ही जगह कटाना है आपको। लोकेटेड इन सेंट्रल एरिया, ज्यादातर ये बिजी एरिया में रहता है और कस्टमर की कन्वीनियंस है, एक ही छत के अंदर आपको सब मिल जाता है। और स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, हर क्या कहते हैं आपको बढ़िया से प्रोडक्ट का अलग से स्पेशलाइज डिपार्टमेंट मिलेगा। बाकी इससे अगला क्वेश्चन है कि चेन स्टोर क्या होते हैं भैया, चेन स्टोर के बारे में बता। तो चेन स्टोर भी एक ग्रुप है रिटेल शॉप का जो ओनर कंट्रोल करा जाता है सेम ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो सेम टाइप के गुड्स बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है, ध्यान से समझना, एक ग्रुप है बहुत सारा रिटेल दुकानों का और वो कंट्रोल कर रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही और सेम सिमिलर गुड्स ही बेच रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। इससे फायदा फीचर क्या है, यूनिफॉर्म प्राइसेस है, हर हर स्टोर आपको सेम प्राइस चार्ज करेगा। सेंट्रलाइज बाइंग है, मतलब एक जितना भी सब खरीदोगे तो वो हेड ऑफिस ही कंट्रोल कर रहा होता है इनको, समझ रहे हो। दूसरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, जितने भी आउटलेट्स है वो सेम तरीके का सेम क्वालिटी का ही माल बेच रहे हैं और बल्क में खरीदते हैं, एक हेड ऑफिस सबको बांट देता है चेन में, मल्टीपल स्टोर में, है ना। अलग अलग स्टोर नहीं होते, याद है डिपार्टमेंटल के बाद मल्टीपल चेन स्टोर पड़ा था, ये वही है मेरे भाई। तो एक हेड ऑफिस जब बहुत सारा सामान खरीदता है इन लोगों में बांटने के लिए, तो इसका फायदा क्या है कि वो बल्क में खरीदता है सामान, ठीक है ना। और लिमिटेड वेरायटी है यहाँ पे, ज्यादा वेरायटी नहीं मिलती है आपको, ठीक है ना। बाकी और सेंट्रलाइज कंट्रोल है, एक अकेला इनको सबको कंट्रोल करता है चेन, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर जो इस साल का प्रैक्टिस पेपर था इसका बिजनेस स्टडी का, मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये एक जस्ट प्रैक्टिस पेपर था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई भी डाउट हो तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसमें सारे चैप्टर हमने बिजनेस स्टडी के लगभग कवर कर रखे हैं, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है जी। चलो थैंक यू।